हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी छतरपुर। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित और जानकारियाँ भी प्रदान कराऊंगा। और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए आई बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप ये नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे PDF चैनल की लिंक हम आपको अपने YouTube चैनल के नीचे दे देंगे, जिस पे आप ज्वाइन करके इसकी PDF भी पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला यात्री वास्को डी गामा किस देश का था। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, तो क्योंकि बहुत क्वेश्चन ही सरल क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। दोस्तों, भारत आने वाला पहला यात्री वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, जो कि भारत 1498 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो कि केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए इंडिया आया था। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कहते हैं कि जब ये यहाँ से मसाला लेकर गया था तो वापस जाने के बाद इसने कई गुना व्यापार में फ़ायदा कमाया या कई गुना व्यापार में मुनाफा कमाया, जिसके बाद वहाँ से और कंपनियों का आना भारत में प्रारंभ हो गया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस व्यापार में, तो फिर धीरे धीरे और कंपनियों ने भी यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया। और इसने किस नाम से कंपनी बनाई थी दोस्तों यहाँ पे आने के लिए? तो इसने एस्तादो दा इंडिया, क्या नाम था दोस्तों? एस्तादो दा इंडिया नाम से कंपनी बनाई थी, और इसी कंपनी के थ्रू ये इंडिया से व्यापार करते थे मसालों का। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डच। डच कब भारत आए थे? तो देखिए, इसका दोस्तों सही आंसर है डच कब भारत आए थे, तो इसका सही आंसर है 1602, यानी कि सी। तो देखिए, डच कब भारत आए? तो 1602 में भारत आए थे। और डच को आज के समय में क्या कहा जाता है? तो जो डच उस समय कहलाता था, आज उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नीदरलैंड। क्या किस नाम से जानते हैं उसे? नीदरलैंड नाम से जानते हैं डच को। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये आज के यूरोप की एक कंट्री है। कहाँ की दोस्तों कंट्री है? ये यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने भारत से व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई थी? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रांस ने भारत से व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई? तो इसका आंसर है बी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, भारत में से व्यापार करने के लिए फ्रांस ने कौन सी कंपनी बनाई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, वेस्ट क्यों नहीं? तो यदि आप देखेंगे तो ये मान लीजिए हमारा यूरोप है और ये हमारा एशिया महाद्वीप में भारत है। तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे यूरोप या फ्रांस के, तो इनके ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ रहा था। इसीलिए, क्योंकि कंपनी फ्रांस की थी, तो फ्रांस और ईस्ट इंडिया है ना, क्योंकि ईस्ट में पड़ रहा है इंडिया, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? फ्रांस या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस नाम से उन्होंने कंपनी फॉर्म की थी और इसके थ्रू वो भारत से पूरा व्यापार करते थे। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनिस कब भारत आए थे? तो दोस्तों, डेनिस जो है, डेनिस भारत आए थे 1616 में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? डी। इसका सही आंसर है डी, डेनिस। और आज इन्हें हम डेनिस को क्या कहते हैं? डेनमार्क। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डेनमार्क। ठीक है, और ये भी एक यूरोप की कंट्री है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती है। कौन सी दोस्तों? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती है। तो ये भी यूरोप की एक कंट्री है। और डेनिस 1616 में कंपनी फॉर्म करके भारत आए थे, और इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले और सबसे आखिरी में कौन भारत आया? तो व्यापार करने के उद्देश्य से, जैसा कि हमें पता है कि कई सारी कंपनियां, कई सारे देशों के लोग अलग अलग कंपनी फॉर्म करके भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, जिसमें सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी।
पुर्तगाल एवं फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार करने के हिसाब से, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, है ना। और सबसे लास्ट में आए थे हमारे फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी। ये 1498 से आ गए थे और ये सबसे लास्ट में 1664 से आना प्रारंभ हुए। तो सबसे इसका सही आंसर होगा सी, पुर्तगाली और फ्रांस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी नहीं थी? देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तो जैसा कि हमें पता है कि जितने भी देश आए उन सभी ने एक न एक कंपनी फॉर्म की, एक न एक कंपनी बनाई, उस कंपनी के थ्रू ही वो भारत से व्यापार करते थे। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा देश था जिसकी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, बाकी कंपनी सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी से यहाँ पे मतलब सिंपल सा ये है कि उन कंपनियों का फॉर्म उस समय के जो भी राजा या रानी थे उनके द्वारा फॉर्म किया गया था। उस समय के राजा और रानियों के द्वारा उनका निर्माण किया गया था, क्योंकि वही उस समय की वहाँ पे सरकार हुआ करती थी, है ना। तो उनके द्वारा निर्माण किया गया था। तो उनमें से एक कंपनी ऐसी थी जिसका जैसे चार्टर दिया था महारानी ने या उनका वहाँ के एम्परर ने, सम्राट ने, लेकिन कंपनी फॉर्म किसी प्राइवेट लोगों ने की थी या किन्हीं लोगों ने की थी, है ना। तो उसमें से एक कंपनी ऐसी है जो कि प्राइवेट कंपनी थी। तो देखिए वो कंपनी कौन सी है दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक कंपनी ऐसी थी जो कि प्राइवेट कंपनी थी। बाकी इसके अलावा डच हो गई, फ्रेंच हो गई और पुर्तगाल जो एस्तादो इंडिया कंपनी थी, ये सारी की सारी सरकारी कंपनियाँ थी। सिर्फ ये एक जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। कैसी दोस्तों की कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब इसके ऑप्शन है जॉन वाट, जॉर्ज पंचम, जॉन वाइट और जॉर्ज वाइट, जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट, वॉरेन और जॉर्ज वाइट और वॉरेन और जॉर्ज पंचम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी सारी कंपनियां सरकारी कंपनी थी, उनकी स्थापना या उनका निर्माण वहाँ के तत्कालिक समय के जो भी सम्राट थे, वो राजा या रानी जो भी थे, उनके द्वारा किया गया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसकी स्थापना किन्हीं लोगों ने की थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था? तो वो लोग थे जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। कौन थे लोग? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। इनके द्वारा कंपनी फॉर्म की गई थी दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा कंपनी फॉर्म की गई थी और इन लोगों ने यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया कंपनी फॉर्म करके, जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा गया दोस्तों उसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और कंपनी, ठीक है। इसके द्वारा उन्होंने काम करना स्टार्ट किया इंडिया के साथ में। तो ये थे जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षीय व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो देखिए चार्टर कौन प्रदान होता है? चार्टर का सिंपल सा मतलब समझिए दोस्तों, चार्टर का मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र। क्या होता है? एक प्रकार का अधिकार पत्र, एक प्रकार का हमें किसी प्रकार का अधिकार देना, कोई राइट देना। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। किसके द्वारा? अब ये क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए आज भी अधिकार कौन देता है? हमें कुछ करना है, कुछ ओपन करना, तो हम किससे परमिशन मांगेंगे, किससे अधिकार मांगेंगे? वहाँ की जो सरकार होगी, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी। और उस समय वहाँ की सरकार कौन होती थी? जो भी वहाँ के राजा या रानी हुआ करते थे, है ना। तो उस समय कौन था? यानी 1600 ईस्वी में जब ये कंपनी बनाई गई या कंपनी फॉर्म हुई 1600 में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय वहाँ के राजा रानी कौन थे? तो वहाँ उस समय राजा रानी थे वहाँ के हमारे एलिजाबेथ प्रथम, ये महारानी थी। और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया, या 15 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये सबको पता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में, यानी इसका आंसर सी सही है। अब जैसा कि आपको पता है कि प्लासी का युद्ध किन किन दो लोगों के बीच में हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था दो लोगों के बीच में। एक तो हुआ था लॉर्ड क्लाइव और उसके साथ कौन कौन था? बंगाल का नवाब जो था सिराज उद दौला, सिराज उद
दौला, इन दोनों के बीच में हुआ था। और ये जो युद्ध है ये एक दिखावे का युद्ध था, एक नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो पहले ही अंग्रेज़ों के साथ मिल चुका था, पहले ही अंग्रेज़ों के साथ हो गया था, है ना। तो प्लासी का युद्ध जो है देखने मात्र का था या नाम मात्र का युद्ध था, वो तो तय था, पहले से ही तय था कि इसमें जीत किसकी होनी है, क्योंकि जिसका सेनापति ही दुश्मनों के साथ मिल गया वो राजा कैसे जीत सकता है। भले ही आप कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, आपकी सेना कितनी ही अच्छी क्यों ना, आपकी रणनीति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अब प्लासी का युद्ध क्यों कहा जाता है, तो देखिए प्लासी जो है आज के बंगाल का, आज जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ का एक हिस्सा है, वहाँ का एक जगह है ना, वहाँ पे एक प्लेस है प्लासी। और वहाँ पे प्लासी नाम क्यों पड़ा, तो वहाँ पे पलास के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, उस एरिया में पलास के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, इस कारण से उसका नाम रखा गया पलासी, जो आज के बंगाल में एक स्थान है, बंगाल में एक जगह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा ही दिया कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में, तो प्लासी का युद्ध हुआ लॉर्ड क्लाइव और सिराज-उद-दौला के बीच में। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र वो पहले से ही अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, तो उनकी हार तय थी। और इसके बाद जैसे ही ये हार होती है, सिराज-उद-दौला का जो बेटा रहता है, सिराज-उद-दौला को हारने के बाद जो मीर जाफ़र रहता है, मीर जाफ़र का बेटा तुरंत उसकी हत्या कर देता है, किसकी, सिराज-उद-दौला की, ताकि दोबारा षड्यंत्र करके वापस से गद्दी ना पा सके। इसलिए मीर जाफ़र का बेटा कासिम उसे तुरंत उसको मृत्यु के घाट उतार देता है या उसकी तुरंत मौत कर देता है, मार देता है। और उसके बाद मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना के बंगाल की गद्दी पे बैठा दिया जाता है, जो सिर्फ एक कठपुतली नवाब होता है। कैसा नवाब होता है, कठपुतली नवाब, जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के सहारे चलेगा, अंग्रेज़ों के बेस पे चलेगा, जैसा अंग्रेज़ बोलेंगे वैसा वो करता रहेगा। और इसी लालच में उसने उसका साथ भी दिया था कि मुझे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। लेकिन जब वो नवाब बना तब स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज़ अपने मनमाने हिसाब से काम करते थे और उस पर इतना ज़्यादा भार डाल दिया था पैसे का कि हमें इससे भी पैसा चाहिए, उससे भी पैसा चाहिए, कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। और इस कारण से मीर जाफ़र ने क्या किया कि मीर जाफ़र दूसरे से सहायता मांगने लगा। वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को हटाने की कोशिश भी कर रहा था धीरे से, और इसके साथ ही वो डच से भी हेल्प मांग रहा था। और इसकी भनक अंग्रेज़ों को लग जाती है और फिर वो अंग्रेज़ जो है वो मीर जाफ़र को भी पद से हटा देते हैं और किसी और को बिठा देते हैं, है ना। तो ये भी हम बताएंगे आपको आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों लड़ा गया 1764 में। कब लड़ा गया दोस्तों, 1764 में। अच्छा, ये बक्सर क्या है, तो देखिए बक्सर आज के बिहार, बक्सर जो है वो आज के बिहार की एक जगह है, बिहार में एक जगह है बक्सर, तो इसलिए सिखा गया बक्सर का युद्ध। ये कब लड़ा गया, 1764 में। किन किन के बीच लड़ा गया ये भी आपको अगले स्लाइड में पता पड़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सेना में कौन कौन सम्मिलित था। तो देखिए संयुक्त सेना में कौन कौन सम्मिलित था, शाह आलम द्वितीय, मीर जाफ़र, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी 1, 2 और 4। तो कौन कौन शामिल था इसमें, शाह आलम द्वितीय, ये कौन थे, तो ये मुग़ल शासक थे। कौन थे ये मुग़ल शासक थे। इसके अलावा मीर जाफ़र कौन था, है ना, तो इसके अलावा मीर जाफ़र कौन था, तो इसके अलावा, तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका यहाँ पे 1, 3 और 4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। कैसे, तो जो शाह आलम द्वितीय थे वो मुग़ल शासक थे। मीर कासिम कौन थे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि सिराज-उद-दौला के हारने के बाद बंगाल की गद्दी पे किसके बिठा दिया जाता है, तो तब बंगाल की गद्दी पे बिठाया जाता है मीर जाफ़र को, जो एक कठपुतली नवाब रहता है। लेकिन अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग के कारण, जो पैसों की बढ़ती हुई मांग थी उसे पूरा ना करने के कारण ये भी उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है, खफा हो जाता है, और ये उनको हटाने का प्रयास करता है बंगाल से कि अब तो गद्दी मेरे पास है, इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और इसकी भनक अंग्रेज़ों को लग जाती है और अंग्रेज़ क्या करते हैं कि अंग्रेज़ इसे हटा के, मीर जाफ़र को हटा के, इसके दामाद मीर कासिम कौन था, मीर जाफ़र का दामाद था,
इसको हटा के और इसे बैठा देते हैं सेम काम के साथ में कि तुम बैठो, हम तुम्हें बैठाएंगे और तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना होगा, हम जो बोलेंगे वो करना होगा और हमारी डिमांड फुलफ़िल करनी होगी। तो यहाँ पे मीर कासिम बैठ जाता है। लेकिन फिर वही बात, जो मीर जाफ़र को दिक्कत आई थी वही मीर कासिम को दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि ये भी उनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में असमर्थ होने लगा और यहाँ से इनके बीच में असंतुष्टता या कहीं ना कहीं मन में विरोध आने लगा। और इसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है कि इन दोनों के साथ मिलके उनको हराने की कोशिश करता है, फ्री होने की कोशिश करता है। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, मीर कासिम बंगाल के नवाब और शुजा उद दौला, ये कौन थे? तो ये थे अवध के नवाब। कहाँ थे? अवध के नवाब। ठीक है, ये अवध के नवाब थे। और आज का अवध यानी कि जिसे हम अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या फैजाबाद, ये वाला रीजन है ना। तो वहाँ के नवाब थे शुजा उद दौला, मीर कासिम बंगाल का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। इन तीनों के साथ मिलकर युद्ध हुआ। और इसके विरोध में कौन था और किसके साथ में युद्ध लड़ा? तो इन्होंने युद्ध लड़ा हेक्टर मुनरो के साथ में। किसके साथ में? हेक्टर मुनरो के साथ में। और उसके बाद भी इनकी हार हुई। मतलब हेक्टर मुनरो एक साइड और एक साइड ये तीन लोग जिन्हें संयुक्त सेना कहा गया, और उसके बाद भी हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया। और इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा गया कि अब इससे समझ में आ गया था कि हाँ, भारत में एक ऐसी सत्ता आने वाली जो पूरे भारत में कंट्रोल करेगी, पूरे भारत में शासन करेगी, जब उसने अकेले तीन लोगों को मिला के हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर होगा 143। ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, तो ये है 134 या 143। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो देखिए, बक्सर का युद्ध जब हुआ, बक्सर का युद्ध होने के बाद हेक्टर मुनरो, ठीक है दोस्तों, हेक्टर मुनरो और जो संयुक्त सेना थी इनके बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि में यहाँ पे बात किस बात की आती है? तो ये कहा जाता है कि अब बंगाल में क्या लागू होगा? तो बंगाल में अब लागू होगा द्वैध शासन। ठीक है दोस्तों, बंगाल में क्या लागू होगा? द्वैध शासन, जिसके तहत क्या होगा कि अब बंगाल में द्वैध शासन तो लागू होगा ही, और इसके साथ साथ क्या होगा बंगाल में कि अब द्वैध शासन में दो टाइप के अधिकार होंगे, जिसमें से दीवानी अधिकार जो है वो अंग्रेजों के पास में होंगे, और फौजदारी अधिकार किसके पास होंगे? वो बंगाल के नवाब के पास होंगे। और इसमें फ़र्क क्या हुआ? तो दोस्तों इसमें फ़र्क देखिए ये हुआ कि अब होता क्या था इससे हुआ ये कि जैसे अब दीवानी अधिकार हैं, तो दीवानी अधिकार जो थे, दीवानी अधिकार ये तो किसके पास थे? अंग्रेज़ों के पास। और फौजदारी किसके पास थे? फौजदारी थे बंगाल के नवाब के पास। तो होता क्या था इसमें कि दीवानी अधिकार से जितना भी पैसा होता था, जितनी भी मनी थी, जितना भी पैसा था, ये तो ले लेते थे सारा अंग्रेज। और फौजदारी में जितनी शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इसके पास में था। अब जब इसके पास में पैसा ही नहीं है तो ये कैसे शासन चला पाएगा? तो इनके पास पैसा सारा अंग्रेज ले जाते थे और पैसा और शासन चलाने का काम था बंगाल के नवाब का। लेकिन इसके पास पैसा नहीं होता था तो चलाएगा कैसे? है ना, क्योंकि सबको पैसा देना होता है, आपके सैनिकों को सैलरी देनी होगी, उनको खर्चा देना होगा, बाकी चीज़ों के लिए भी पैसा लगेगा, जो उसके पास था ही नहीं। और इस जगह से बंगाल में एक जो अव्यवस्था थी वो फैलने लगी, जो बेरोजगारी, जो भुखमरी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल गई। और इस कारण से यहाँ से भारत का धीरे धीरे पतन स्टार्ट होना हो गया बंगाल का। ठीक है, तो और यहीं से जो अंग्रेज़ थे वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने लगे, या अंग्रेज़ जो हैं वो मजबूत होने लगे, यहीं से पैसा कमा के यहाँ पे उसको खर्च करके युद्ध में और आगे बढ़ते गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर था सी 1765। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पेंशनर मुगल शासक कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ था, युद्ध में तीनों सेनाओं की संयुक्त सेना जो थी वो हार गई थी। संयुक्त सेना में एक शासक कौन थे? मुगल शासक भी थे। और मुगल शासक कौन थे? वो शाह आलम द्वितीय। तो जब ये हार गए तो ये डील हुई कि 1765 में ये बात हो गई थी इलाहाबाद की संधि में कि जो बंगाल का नवाब है उसे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ तो हमने द्वैध शासन कर लिया कि आधा हम दीवानी हम लेंगे, फौजदारी आपका। लेकिन मुगल शासक के साथ क्या किया कि अब आप जाइए दिल्ली में बैठिए, लेकिन आपको कोई भी टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बाहर रहिए, और जो भी होगा वो हम आपको हर साल पेंशन या हर महीने पेंशन पहुंचाते रहेंगे, उससे आपका काम चलेगा। ठीक है, तो पहले मुगल शासक कौन बने फिर? तो पहले मुगल शासक बने शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय पहले मुगल शासक बने। और कहा जाए कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? जो अंतिम मुगल शासक थे वो कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक दोस्तों थे बहादुर शाह जफ़र। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद में भारत से हटा के रंगून भेज दिया गया था। आज रंगून यानी आज का म्यांमार या वर्मा, वहाँ भेज दिया गया था और वहीं उनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी।
ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच हुई थी। मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि दो लोगों के बीच में हुई थी, और वो कौन कौन थे, तो वो थे संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो थे। एक तरफ हेक्टर मुनरो थे और एक तरफ थी पूरी संयुक्त सेना, जिसमें 3 सेनाएं उनके साथ युद्ध लड़ रही थी, और उसके बाद भी विजय किसकी हुई, हेक्टर मुनरो की, और संयुक्त सेना युद्ध हार गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय कंपनियों के इंडिया आने के क्रम को लगाइए या व्यवस्थित कीजिए। मतलब यूरोपीय कंपनियां जो इंडिया आई हैं उनका क्रम कौन सा सही है, किस क्रम से आए थे, उसको क्रम को जमाना है हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस क्रम में हमें इसे जमाना था, इस क्रम में हमें जमाना था। और इसमें सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले हमारे पुर्तगीज, फिर कौन आए, ब्रिटिश। सबसे पहले पुर्तगीज आए। पुर्तगीज कब इंडिया आए, तो पुर्तगीज आए 1498 में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर पे आया ब्रिटिश यानी 1600 ईस्वी में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आए डच यानी 1602 में आए ये लोग। इसके बाद कौन आए हमारे, तो उसके बाद आए हमारे डेनिस यानी 1616 में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद सबसे लास्ट में आया हमारा फ्रांस यानी 1664 में। तो सबसे सही क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है, सी आंसर, मतलब दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा और तीसरा, इस क्रम से भारत में। इसे समझने के लिए दोस्तों अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पहले समझिए। सबसे पहले देश कौन सा था, देश, कंपनी का नाम, वर्ष और प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के लोग आए। इन्होंने किस कंपनी का नाम दिया है ना, तो इन्होंने एस्तादो द इंडिया नाम से कंपनी बनाई, और उस कंपनी के द्वारा या उस कंपनी के थ्रू भारत से व्यापार किया। और ये कब भारत आए थे, 1498 में। कब आए, सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कहाँ आया था, भारत के कालीकट बंदर का आए थे, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, जो अफ्रीका का एक स्थान है। ठीक है, और यह एक सरकारी कंपनी थी। जो कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, सरकारी। इसके बाद फिर दूसरी बार दोबारा कौन आए, दूसरे कौन आए, वो है ब्रिटिश। उनके किस कंपनी का नाम, उनकी जो कंपनी का नाम था वो क्या है, या किस कंपनी के नाम से उन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई और उसके थ्रू भारत के साथ व्यापार किया। और ये कंपनी कब फॉर्म हुई थी, 1600 में। मैंने बताया किन लोगों ने फॉर्म की थी, जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट। और इनको 15 वर्षों का चार्टर किसने प्रदान किया था, महारानी एलिजाबेथ ने। और यह अकेली ऐसी कंपनी थी जो कि एक निजी कंपनी थी, और शायद इसके ग्रो होने का कारण भी यही था क्योंकि सरकारी कंपनियों में जो उसके अफसर होते थे उनका मोटिव कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होता था कि उनको कुछ ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उनको पता होता था कि हमें तो इतना ही मिलेगा क्योंकि हम एक सैलरी बेस्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे उनको पता था कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी उतना ज़्यादा हमारी इनकम होगी। और यही कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं फैली। साथ में कुछ और भी रीजन थे जिसमें उनकी टेक्नोलॉजी यानी उनकी शिप्स और उनकी तरीके वो भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भी फैक्टर था। फिर कौन सी कंपनी, फिर आई डच, किसके नाम से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई, 1602 में। यही भी एक सरकारी कंपनी थी। फिर कौन आया, फिर आया डेनिस यानी डेनमार्क, डच यानी नीदरलैंड, है ना। तो डेनिस आए, किसके नाम से आए, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से उन्होंने कंपनी फॉर्म की। कब आई, 1616 में। यही भी एक सरकारी कंपनी थी। और सबसे लास्ट में कौन आए, फ्रांस, यानी सबसे लास्ट में फ्रांसीसी, किस नाम से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से उन्होंने कंपनी फॉर्म करी। और 1664 में ये भारत आए थे, और यही भी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा सब कुछ, है ना। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से इनके आने का ये तरीका था, या इस तरीके से ये लोग इस क्रम में ये लोग आए थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो कोविड है ये बहुत घातक महामारी इस बार साबित हो रही है। तो आप घर के अंदर रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं, है ना। स्टे इन होम, बी सेफ, अपना और अपने परिवार वालों का बिल्कुल ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें और खूब पढ़ाई करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।